अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो जनाब जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आया उसके दूररस असरात पीटीआई में एक नया जोश, नया वलवला भर गया है और इस बात की कभी उम्मीद हो चली है कि ये जो नशस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल सकती हैं। बड़ी अहम इसके ऊपर फीडबैक्स और रद्द-ए-अमल आए हैं, इसके ऊपर बात करेंगे जनाब। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर्स ने भी एक इकट्ठ किया, एक इज्तिमा, एक इजलास, और वहाँ पर ऑलमोस्ट सारी क़यादत इनकी मौजूद थी। क्या गुफ्तगू हुई, बहुत से अहम पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करने के हैं, क्यों ये सब जमा हुए और इनकी तकारीर से मैसेज क्या गया, ये आपको बताऊंगी। एक अहम मुलाकात जो आज हुई, पिछले व्लॉग में मैंने उसका जिक्र किया लेकिन बात नहीं हो सकी। अमरीकी सफ़ीर से जो मुलाकात हुई आज उमर अयूब साहब की, उनके साथ बैरिस्टर गौहर मौजूद थे, रऊफ़ हसन मौजूद थे, तो पीटीआई की अहम लीडरशिप जो है उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। क्या गुफ्तगू हुई और इसके बारे में जो एक तनकीद शुरू हो गई, फिर उसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। आज सलमान अकरम राजा साहब ने क्या कर दिया है वैसे फ़ाद हुसैन साहब के साथ। उनके शो में आज वो इनवाइटेड थे और सलमान अकरम राजा साहब ने किस अंदाज से, बहुत ही शुस्ता लहजे में जिस अंदाज से क्लास लिया है आज फ़ाद हुसैन साहब की, इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक कदम और आगे बढ़कर फैसला एक और किया है, वो क्या आपको बताएंगे। और एक अच्छी खबर आज पीटीआई के लिए और भी आ गई है, वो ये कि जो इनके लापता एक्टिविस्ट थे मोहम्मद कामरान, वो वापस घर पहुंच गए खैरियत से। तो आज पीटीआई के लिए अच्छा दिन था, अच्छी खबरें आई हैं उनके लिए हर तरफ से। आप सबको कहती हूँ जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अब आपको बताते हैं जी इन खबरों की तफसीलात। पहले तो बात यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि जो फैसला आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, ज़्यादातर लोगों ने इसको सराहा। पीएमएलएन के लोग इस पे मायूस दिखाई दिए, कुछ ने तनकीद ये शुरू कर दी कि जी ये लार्जर बेंच को करना चाहिए था। बिल्कुल आगे ये जो मेरिट के ऊपर इसकी सुनवाई है वो लार्जर बेंच ही करेगा, जैसे कि जजेस कमेटी को ये मामला भेज दिया गया। लेकिन अभी तक का जो इशू था वो 3 रुकनी बेंच कर सकता था, तो लिहाजा 3 रुकनी बेंच ने इसके ऊपर किया है बिल्कुल। और आज का जो फैसला है वो ज़्यादातर लोग इसको खुशाइंद करार दे रहे हैं और आइन के मुताबिक करार दे रहे हैं। और इसके बाद एक रास्ता खुल गया। एक तो पहली चीज़ कि एक्सटेंशन का प्लान ख़त्म होता नज़र आ रहा है ऑलमोस्ट, क्योंकि किसी भी तरह ये बज़ाहिर नहीं नज़र आ रहा है कि ये सीटें इन लोगों को वापस मिलेंगी और ये 2/3 मेजॉरिटी बनाएंगे, यानी हुकूमत को मिलेंगी मज़ीद, ये बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा है। बहुत भी बुरा इसमें अगर फैसला आया पीटीआई के लिए तो यही होगा कि इनको भी ना मिले, उनको भी ना मिले। लेकिन ये फैसला बहरहाल आता नज़र नहीं आ रहा कि ये हुकूमत को मिल जाए, और ये बात हुकूमत को समझ लग चुकी है। आज इन सब के जो मुँह उतरे हुए थे उससे ये पता चल रहा है कि नहीं, ये समझ लग चुकी है। और काजी साहब को भी ये समझ आ गई है कि अब उनके लिए भी एक्सटेंशन लेना मुमकिन तकरीबन नहीं रहा है। ये हो गया। अच्छा, दूसरा इसमें जो एक बड़ा अहम नुक्ता है वो ये है कि इसके बाद एक जो लहर चलती हुई नज़र आ रही है। आज कमर दिलशाद साहब मेरे साथ एक प्रोग्राम में भी थे और मैंने उन्हें फिर बाद में ARY पे भी सुना। कमर दिलशाद साहब उन लोगों में से हैं कि जो इस वक्त जो मौजूदा सेटअप है उसके करीब समझे जाते हैं और उनके हिमायती हामी समझे जाते हैं। कमर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी हैं, उनके ख्याल से भी ये फैसला दुरुस्त है, आईनी है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो ये भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो ये नशस्तें हैं अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वापस मिल जाएंगी, यानी पीटीआई को ये नशस्तें मिल जाएंगी, मखसूस नशस्तें जिनकी तादाद 78 है कौमी असम्बली में, ठीक है, और सूबाई असम्बलियों की इसके अलावा है। तो अगर ये नशस्तें इनको मिलती हैं पीटीआई को, तो उससे मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर गई। 23 ये नशस्तें हैं जो कि एक्स्ट्रा दी गई हैं, ठीक है। तो इसके अलावा फिर वो साथ में मिलेंगी जो इनको नहीं दी गई, और इस तरह से फिर ये सारा नया फार्मूला बनेगा। तो इस लिहाज से बहरहाल इनकी तादाद में अच्छा खासा हो जाएगा इजाफा जनाब। और ये कहना है कमर दिलशाद साहब का कि सिर्फ यहाँ पे बात नहीं रुकेगी बल्कि ट्राइब्यूनल से भी फैसले आना शुरू हो जाएंगे। और उनका ये मानना है कि कुछ फैसले जून तक आ जाएंगे, जून के आखिर तक बज़ाहिर, और जिसके बाद पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नशिस्तों में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो अगर मैं ये सारी नंबर गेम कुल मिलाऊं तो अगर 110 के करीब नशिस्तें बन जाती हैं पीटीआई की, ये सारी मिलाकर जो इनकी जेन्युइन नशिस्तें हैं, फिर उसमें आप मखसूस नशिस्तें ऐड करें, फिर उसके बाद आप इनमें
ऐड करें कि अगर कुछ फैसले रिवर्स होके 47 जो फॉर्म है उसके फैसले रिवर्स होके 45 के मुताबिक आते हैं तो उस सूरत में अब वो कितने आते हैं। कहने को तो 150 इन्होंने पिटिशंस लगवा दी हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने, लेकिन उनमें से कितनी वापस आती हैं और कितनी जल्दी आती हैं ज़ाहिर है ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन गेम जो है वो ऑन हो चुकी है पीटीआई के लिए, और इस तरीके से अगर इनकी नशस्तों की तादाद बढ़ जाती है तो बात जो है वो सिंपल मेजॉरिटी तक जा सकती है। ये एक भयानक ख्वाब होगा मौजूदा सेटअप के लिए, लेकिन अगर इसके ऊपर अदलिया इंसाफ देने पर तुल जाए और वाकई जो वो स्पिरिट इस वक्त दिखा रही है उसके मुताबिक फॉर्म 45 के मुताबिक अगर फैसले होना शुरू हो जाएं तो इस सूरत में ये इतनी भी नामुमकिन बात नहीं है। और जब रियासत भी इस सोच की तरफ आ जाए कि ये जो बहरान खुद साख्ता बहरान क्रिएट किया गया था इसको समेटना है तो फिर ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं रहती। तो काफ़ी कुछ आने वाले दिनों में बदलने जा रहा है और मुझे लग रहा है कि कुछ हवाएं जो हैं वो उड़ती उड़ती पीटीआई की तरफ आना शुरू हो गई हैं। मई में यूँ कह लें कि कुछ ठंडी हवाएं आना शुरू हो गई हैं पीटीआई वालों के लिए। वैसे तो गर्म हवाएं चलती हैं लेकिन इनके लिए कुछ ठंडी आ रही हैं। इसमें आज एक और जो हवा का झोंका है वो अमरीकी सफ़ीर का मिलना भी है। अच्छा, इसके ऊपर तनकीद भी हो रही है और एक तरह से ज़ाहिर तनकीद तो होगी क्योंकि खान साहब खुद अपने दौर में ये कह चुके हैं कि जी अपोजिशन वालों का क्या काम है कि वो अमरीकी सफ़ीर से मिले या बरतानवी सफ़ीर से मिले या दूसरे ममालिक के सफ़ीरों से मिले, तो वो ये तनकीद कर चुके हैं। आज उनके अपने लोग जो कि अपोजिशन में हैं उनसे अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात हुई है डोनाल्ड ब्लूम की, और इस मुलाकात के बाद उमर अयूब साहब ने ये बताया कि ये मुलाकात कोई छुप छुपा के नहीं हुई, ये बाकायदा एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हुई है, रात के अंधेरे में नहीं हुई, मीडिया को कोई अंधेरे में रख कर नहीं हुई, बल्कि ये सबके सामने हुई है मुलाकात। सबको पता है कि हम मिल रहे हैं, दिन के टाइम हुई है और इसका ये नहीं है कि हमने कोई ख्वाहिश का इजहार किया। ये अमरीकी सफ़ीर की तरफ से ख्वाहिश का इजहार किया गया था, दफ्तर ख़ारजा के थ्रू रब्ता किया गया और कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं। जब दफ्तर ख़ारजा के थ्रू प्रॉपर चैनल के थ्रू हम तक बात पहुंचाई गई तो हमने भी फिर इनकार नहीं किया और हमने कहा कि बिल्कुल जी हम मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। तो फिर उसके बाद उनकी ये मुलाकात हुई। इसमें क्या बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हमने इनसे कोई डील नहीं मांगी, कोई फेवर करने के लिए नहीं कहा, ना ये इस कैपेसिटी में है। क्योंकि सवाल पूछ रहे थे ना सहाफ़ी के क्या इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक बात हुई है, उन्होंने कहा भाई वो तो नहीं रिहाई करवाने की कैपेसिटी में है, वो ना कोई अदलिया में है, ना कुछ इस्टेब्लिशमेंट में है, ना किसी हवाले से पाकिस्तान में हम उनका किरदार देखना भी नहीं चाहते, तो वो क्यों इमरान खान को रिहा करवाएंगे, इसलिए उनकी कैपेसिटी नहीं थी, उनसे हम ये बात क्यों करते। हाँ, हमने उन्हें ये ज़रूर बताया है कि पीटीआई की लीडरशिप और उनके कारकुनान के ऊपर जो केसेस हैं वो बोगस हैं, बेबुनियाद हैं। इसके अलावा जो इंसानी हुकूक के हवाले से पीटीआई की रिजर्वेशंस हैं, ज़ाहिर है वो भी उन्होंने सामने रखी होंगी, तो ये सारी चीज़ें उनका कहना था कि इन पे बात हुई है। जब ये पूछा गया कि आपने बेसिस के हवाले से बात की तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, ये बात हम अपने लोगों से पूछेंगे ना कि भाई क्या आपने बेस उन्हें दी, हम उनसे क्यों ये बात पूछेंगे आपने बेस लिया या नहीं, तो ये उनसे करने वाली बात नहीं थी। तो उमर अयूब साहब ने टैक्टफुली मीडिया को हैंडल ज़रूर किया। अब मीडिया इस पे तनकीद इसलिए कर रहा है क्योंकि खान साहब अपने दौर में ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि जी अपोजिशन लीडर्स को मिलना नहीं चाहिए, दूसरा ये कि अमेरिका रजीम चेंज में इन्वॉल्व था, तो अब आप किस मुंह से उनसे मिल रहे हैं। तो पहली बात ये कि खुद खान साहब उसके बाद कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि इसका मतलब अब ये नहीं है कि हमेशा अमेरिका से वो नाराज़ ही रहेंगे और कभी उनसे मुलाकात नहीं होगी या कभी बात नहीं होगी। ज़ाहिर है पीटीआई अगर एक मरकज़ी जमात की हैसियत से सियासत कर रही है, आइंदा वो कभी भी गवर्नमेंट बना सकती है, तो क्या वो बाकी ममालिक के साथ नाराज़ होकर रूठ कर बैठी रहेगी कि हमने अब किसी से दोबारा कभी बात नहीं करनी। तो आपके बिल्कुल लोगों से तहफ़्फ़ुज़ात भी हो सकते हैं, गिले शिकवे भी हो सकते हैं, लेकिन आप ये तो नहीं है कि जब इतने यानी बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देख रहे होते हैं तो उसमें फिर आप अपने ज़ाती इख्तलाफात को सामने रखकर फ़ैसले नहीं करते, बल्कि मुल्क की मफादात की खातिर जो है आप मुलाकातें भी करते हैं और बातचीत भी करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, फिर यहाँ पे भी वही फार्मूला आएगा इस्टेब्लिशमेंट वाला, बातचीत आपकी आगे इस्टेब्लिशमेंट से भी होगी। बातचीत कभी अगर पीटीआई की हुकूमत बनेगी तो क्या वो फ़ौज की क़यादत से कभी मिलेंगे ही नहीं, तो क्या उस वक्त भी आप कहेंगे कि लो जी फ़ौज से क्यों मिल रहे हैं। तो भाई आ जाके आपने इसी दुनिया में रहना है तो इन्हीं लोगों से आपकी बातचीत भी होनी है, इन्हीं लोगों से आपने डील भी करना है। असल चीज़ क्या है, आर्ट क्या है, वो ये है कि आपने सबको कहाँ उनकी हुदूद में रखना है। अमेरिका से भी आप इमरान खान साहब यही कहते थे कि हमारी दोस्ती हो, बराबरी की सतह पे ताल्लुकात हों, तिजारत हो, लेकिन ये मास्टर्स और स्लेव्स वाला रिलेशनशिप तो नहीं होना चाहिए। यही बात इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी वो समझते हैं
कि इस्टेब्लिशमेंट को अपना काम करना चाहिए, उनके साथ अच्छी ताल्लुकात होने चाहिए और वो रिस्पेक्टेबल इदारा है, उसकी बिल्कुल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन वो सियासी मामलात में मुदाखलत ना करे और किसी भी तरह उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए बाकी जो सिविलियन काम है उनके अंदर। तो वो ये अगर इस बात के ये एक उन्हें महदूद करते हैं उनके आईनी हदूद में, इसी तरह अमेरिका को या किसी भी और आपकी जो फ्रेंड कंट्री है उसको कहीं पे उसके मामलात में महदूद रखना, तो ये तो अच्छी बात होगी। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि महदूद ना रखने का मतलब ये तो नहीं है कि आप उसको ये कहेंगे जी बस अब आप आके संभाल लें सारा कुछ और टेक ओवर कर ले। तो इन दो बातों में फ़र्क है। ये मतलब नहीं है बातचीत का कि जी आपने सरेंडर कर दिया है। तो ये बहरहाल चूँकि खान साहब भी बाज़-औक़ात स्वीपिंग स्टेटमेंट दे जाते रहे हैं माजी में, तो वो स्टेटमेंट्स फिर उनके आगे आती हैं। ये भी इसी तरह की एक स्टेटमेंट थी कि आप बिल्कुल एक ब्लैंकेट ये स्टेटमेंट दें कि जी अपोजिशन का क्या काम है, तो वो ज़ाहिर है उसको इस तनाजुर में अब रख के तनकीद करने वाले तो तनकीद करेंगे। अगर उस वक्त भी इस स्टेटमेंट को ज़रा इस तरीके से दिया जाता कि भाई आप मुलाकात ज़रूर करें, लेकिन आपका एजेंडा क्या है, क्या आप इसलिए मुलाकात कर रहे हैं कि जी आप हुकूमत गिराने में मदद मांग रहे हैं या दे रहे हैं, तो फिर ये गलत है। लेकिन चूँकि स्वीपिंग स्टेटमेंट था तो वो अब स्टेटमेंट जो है वो काबू आया हुआ है नाकदीन के, तो वो इसके ऊपर तनकीद तो करते रहेंगे। तो बहरहाल जी इस मुलाकात का एक पर्पज़ ये भी हो सकता है कि अमेरिकी सेनेटर्स ने भी, आपको याद होगा जब डोनाल्ड लू को बुलाया था ब्रीफिंग के ऊपर इस सारे मामले के ऊपर ही रजीम चेंज वाले, तो उस वक्त ये डिमांड भी की गई थी कि जनाब वहाँ पे जाके इमरान खान से या पीटीआई के लोगों से मिलना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इस समत में ये एक हो सकता है पेशरफ्त हो, इसी वजह से जो अमेरिकी सफ़ीर हैं उन्होंने आकर इस मामले पर बातचीत भी की हो। तो वहाँ पर भी तो चीज़ें चेंज हो रही हैं अल्टीमेटली, तो इस लिहाज से उनके भी कंसर्न्स हैं कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। तो ये सारे मामलात हैं। कुछ दिन पहले इन लोगों ने जो मुलाकातें की थी इधर हुकूमती लोगों से भी, तो ये मुलाकातें उस तरह से भी उस तनाजुर में भी देखी जा सकती हैं कि शायद कोई रूटीन की भी मुलाकात हो। लेकिन बहरहाल ये जी सारी मुलाकात का हाल अहवाल था। अब आ जाते हैं कि मरवत साहब और शेख वकास साहब का क्या हुआ। मरवत साहब जो हैं वो हमेशा की तरह मीडिया में आकर शुरू हो गए हैं कि जी किसी को खान साहब ने ये नहीं कहा कि सियासी कमेटी फैसला करे, ये वो मेरा नाम फाइनल था, मैं जाके बताऊंगा। हालांकि भाई जब आपने खान को ही जाके बताना है तो ज़रूरत क्या है सोशल मीडिया पर आके बयान देने की, चुप करके बैठ जाओ, उन्हें कहीं देखेंगे जो पार्टी फैसला करेगी, बात ख़त्म। बार बार आप इस तरह की, मीडिया को क्या चाहिए, उन्हें तो मसाला चाहिए। वो तो कहेंगे जी अच्छी बात है ये बंदा बोले, एक दूसरे के खिलाफ बोले, हमें करने के लिए कोई बात मिले। तो मीडिया में वैसे भी ज़्यादातर इनके मुखालिफ ही बैठे हुए हैं पीटीआई के, तो ये उनको और अपनी कमज़ोरियां हाथ में देते हैं कि वो बैठ के खूब उसके ऊपर मिर्च मसाला लगा के डिस्कशन करते रहें। तो कहने का मकसद ये इसको वाइजली आप कर सकते हैं। अगर आपको लग भी रहा है कि आपका हक है, अगर आपको लग भी रहा है कि किसी ने आपकी लेग पुलिंग की है, तो तब भी आप जाके इंटरनली ये मामला सेटल करें, ना कि आप मीडिया को हर वक्त मंजन देते रहें। आप दूसरी तरफ शेख वकास अकरम साहब का रिस्पॉन्स देखें, उनसे भी जब इस बारे में बात हुई उन्होंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरा नाम हुआ है या नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं हुआ तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। शेख वकास अकरम साहब ने शेर अफजल मरवत साहब के लिए कहा कि वो स्टार है, वो पीटीआई का स्टार है, वो बनता है, मुझे ज़्यादा खुशी होगी, मुझे कोई इशू नहीं है, बाकी फैसला खान साहब का पार्टी का जो करें मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तरीका होता है वाइजली बात करने का, ना कि आप शुरू हो जाएंगे जी वो मेरे खिलाफ है तो वो मेरे खिलाफ है। इस तरह फिर बात को ज़्यादा फैला के आपका अपना भी नुकसान होता है और पार्टी का भी नुकसान होता है। लेकिन यही वो बुनियादी बात है जो अभी तक शेर अफजल मरवत साहब अपनी तमाम तर और खूबियों के बावजूद भी समझ नहीं पा रहे। बहरहाल यही जो मसाला है हमने देखा कि बाहर मीडिया को मिल गया, जिस पे फिर से डिस्कशन होती रही। इसी तरह की डिस्कशन फ़ाद हुसैन साहब भी अपने प्रोग्राम में कर रहे थे और गलती से इनवाइट कर बैठे वो सलमान अकरम राजा साहब को। अच्छा, मैं भी चूँकि प्रोग्राम करती हूँ और गेस्ट भी लेती हूँ, तो मुझे आइडिया होता है कि यार ये जो टाइप का गेस्ट है वो इस टाइप की बातों में इसकी स्ट्रेंथ है, इस तरह की जो चीज़ है उसके ऊपर वो ज़्यादा, मतलब अगर आप शेर अफजल मरवत को बिठाएं तो आप, मेरा ख्याल है जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर ज़्यादा सवाल करेंगे तो आपको ज़्यादा मटीरियल मिल जाएगा, ख़बरें मिल जाएंगी। लेकिन सलमान अकरम राजा जैसे डिसेंट बंदे को और लॉफुल बंदे को और मतलब जो पूरा एक आइन का बादशाह है उसको आप बुला के और ये छोटी छोटी पिटी पॉलिटिक्स के ऊपर सवाल करेंगे तो वो कितना खुद को कहाँ फील करेगा बेचारा। तो ये काम फ़ाद हुसैन साहब ने आज किया कि उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया इस बात को कि जी किसी से आप कोई भी सवाल कर लें, ऐसा नहीं होता। और यही बात है कि सलमान अकरम राजा साहब से जब ये शेर अफजल मरवत साहब वाले मामले के ऊपर उन्होंने कहा जी आप प्रो शेर अफजल मरवत हैं या अगेंस्ट शेर अफजल, तो सलमान अकरम राजा साहब वाज लाइक ये क्या सवाल कर रहे हैं। और फिर उन्होंने बड़े शुस्ता लहजे में उनको तसल्ली से कहा कि भाई मुझे तो बड़ी मायूसी हुई है आपके प्रोग्राम में आकर, मतलब आप कोई
कौमी इश्यूज़ के ऊपर बात करें, कोई आइन और क़ानून की बात करें, कोई अवाम की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए कोई बात करें, उसके ऊपर डिस्कशन करें, डिबेट करें, पॉइंट ऑफ व्यूज़ लाएँ, इंटरप्रिटेशंस लाएँ, तो बात भी हो। ये छोटी मोटी चीज़ें जी, अमेरिका से पहले क्यों नहीं मिलते थे, अब क्यों मिल लिया, पहले अमेरिका बुरा क्यों हो गया, अच्छा क्यों हो गया, यू टर्न क्यों ले लिया, शेर अफजल मरवत को क्यों बनाया, ये इन चीज़ों के ऊपर आपने क्या डिस्कशन करनी है। बस ये तो ऐसा लग रहा है कि आपने टारगेट कर लिया पीटीआई को और उसके खिलाफ आप चीज़ें निकाल के जो है उसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं। तो ये क्या प्रोग्राम है। तो सलमान अकरम राजा साहब ने बड़े डिसेंट अपने अंदाज में जिस तरह से रियलाइज़ करवाया फाद हुसैन साहब को, लिटरली काफ़ी वो क्लिप जो है वो वायरल हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी एक लेसन भी है हम सब एंकर्स के लिए कि हर गेस्ट को आप हर तरह ट्रीट नहीं कर सकते। आपको गेस्ट के कैलिबर को देखकर जो है ना वो बात करनी चाहिए। बहरहाल जी, आज ये क्लिप काफ़ी वायरल हुआ है। मेरा ख्याल है आइंदा सारे मोहतात रहेंगे अगर सलमान अकरम राजा साहब के साथ बात करते हुए। अच्छा, आज एक और जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है जी। लापता कारकुन जो थे पेशावर से, जिनको अगवा कर लिया गया था, मोहम्मद कामरान, वो आज फाइनली बाजियाब हो गए, घर आ गए। अच्छा, इसके ऊपर मैं ज़रूर ये बात कहूँगी। मैं देख रही थी कि काफ़ी इसके ऊपर तनकीद भी हो रही थी अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर कि भाई ये आपकी हुकूमत है तो छोड़ दें ऐसी हुकूमत, और ये और वो, और आप क्या कर रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट तक नहीं आपने दिया, ब्ला ब्ला। पता नहीं लोग हमारे यहाँ ना कुछ बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। आप मतलब क्या समझ रहे हैं कि आपकी हुकूमत बन गई तो एकदम उस सूबे में से हर जगह से जहाँ जहाँ लोग फैले हुए हैं ताकतवरों के, तो वो एकदम यूं पीछे होके बैठ गए कि वो हो चीन की हुकूमत बन गई। ऐसा तो नहीं हुआ ना। वो अपनी जगह पर पंजे गाड़े हुए हैं और वो एक रात में यूं चुटकी बजाते सब छोड़ के पीछे तो नहीं हट जाएंगे। तो आप ये अगर समझ रहे हैं कि जी एक हुकूमत बन गई, इधर कंट्रोल हाथ में पूरा आ गया, तो ऐसा नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आप हाथ में लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को पीछे धकेलते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आप फ़ौरन ये शुरू हो जाते हैं कि जी अगर आपके पास कंट्रोल नहीं है तो फिर छोड़ दें हुकूमत। तो फिर क्या, फिर उन्हीं के हाथों में हुकूमत दे दें कि जो तैयार बैठे हैं आप लोगों को फेंटा लगाने के लिए। तो इतना ओवर इमोशनल किस्म का रिएक्शन होता है पीटीआई के कारकुनान का भी, और कुछ माजरत के साथ कुछ बहुत सारे रिपोर्टर्स भी इसमें ऐड हो गए और वो भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्ले अप कर रहे थे कि जी ये पड़ी है आपकी हुकूमत और ये नहीं और पता नहीं वो नहीं। अली अमीन गंडापुर साहब इस चीज़ को देख रहे थे, वो अपने तरीके से इस मसले को हल कर रहे थे। आप क्या चाह रहे हैं कि बंदा एकदम लेके पूरा हमलावर हो जाए किसी के ऊपर, तो इस तरह नहीं होता। आपको बहुत सारी, जब आप बड़ी सीट के ऊपर होते हैं तो बहुत चीज़ें आप कैलकुलेट करके चल रहे होते हैं। तो किसी को अगर आप एक जगह पे हैं, अभी वो अपने तौर पर डील कर रहे हैं मामला, वो आपको कह भी रहे हैं कि मैं डील कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको उनको मार्जिन देना चाहिए। सारे हमलावर ही हो गए उनके ऊपर कि जैसे वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। तो बहरहाल अच्छी खबर ये है कि कामरान साहब वापस आ गए हैं। अभी ये जंग चल रही है, वो भी अपनी कहीं ना कहीं आपको शरारत करके दिखाएंगे, बताएंगे कि हम हैं, और आपको भी कहीं ना कहीं उनके साथ व्हीलिंग डीलिंग करके अपने बंदे निकालने भी पड़ेंगे, उन्हें बचाना भी पड़ेगा, कहीं उन पर अटैक भी करना पड़ेगा। तो ये सब तो चलेगा बीच में। तो ये तो इसी तरह ही मामला है। ये एकदम यूँ नहीं होगा कि इधर आपकी हुकूमत बनी और इधर सब ख़त्म हो जाएगा उनका, तो ऐसा नहीं होता। ये प्रैक्टिकल बात नहीं है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं। तीसरी चीज़ जी, आज तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। जस्टिस बाबर सत्तार के जो फैमिली से मुतल्लिक डॉक्यूमेंट्स लीक किए गए हैं उस मामले के ऊपर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाबर सत्तार साहब इनके गले पड़ गए हैं और वो जल्दी जान नहीं छोड़ने वाले, और यही हमें नज़र आ रहा है कि वो इनको अब घर तक पहुँचा कर ही दम लेंगे। और इसी वजह से उन्होंने ये जो तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए ख़त लिखा था बेसिकली, जिसको बाद में एक बाकायदा पिटिशन में ही चेंज कर दिया गया, एक मुकदमे में चेंज कर दिया गया। तो ये अब वो लोग जो ये समझते हैं कि जी किसी भी जज को दबाव डालने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, कोई भी इस तरह का स्कैंडल लाकर उसके ऊपर दबाव बढ़ा दो, तो ये उनके लिए रोकने के लिए, रास्ता रोकने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा कि भाई आगे आपके साथ फिर ये भी होगा अगर आपने गलत तरीके से किसी को प्रेशराइज करने की कोशिश की। तो बेहतरीन काम है, ज़रूर होना चाहिए। ये उसी ख़त जो 6 जजेस ने ख़त लिखा था उसी की सिलसिले की एक कड़ी है। आखिर में जनाब पीटीआई की तरफ से आज एक तमाम जो लीडर्स हैं इकट्ठे हुए और एक इजलास का इत्माम किया गया। तमाम पार्लिमानी लीडर्स थे जो कि इलेक्टेड लोग थे यहाँ पर, और इन्होंने यहाँ पर आकर पहली बात तो ये कि एक मैसेज दिया कि वी आर यूनाइटेड, हम सब इकट्ठे हैं। ये जो डिफरेंस की खबरें हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये कोई इतनी बड़ी बातें नहीं हैं। दूसरा, उन्होंने जो वर्कर्स मुसलसल तनकीद कर रहे हैं कि कुछ कर नहीं रही पीटीआई की लीडरशिप, ये वो उनको एक पैगाम देने की कोशिश की कि हम लोग आपके तहफ़्फ़ुज़ात से, आपकी बेचैनी से आगाह हैं। हमें पता है कि आप चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर अब ये हो जाए, फ़ौरी तौर पर खान निकल आए, फ़ौरी तौर पर मैंडेट वापस हो जाए, ये वो।
लेकिन हर चीज़ को हमने तरीके से लेके चलना है और हमारे जो मामलात हैं उसको हमारी नज़र में हैं, हम अपने वर्कर्स के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हम बिल्कुल वेटेज देते हैं और उसकी वजह से हम पे प्रेशर भी है, बिल्कुल है, लेकिन फिर वर्कर्स को भी वो साथ लेके चल रहे हैं कि जी आप थोड़ा सा सब्र भी करें और हमारे साथ इस तरह डटे रहें, इंशाल्लाह फ़तह हमारी होगी। और ये आज के जो मामलात थे उसमें बैरिस्टर गौहर साहब को आतिफ खान साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि आप बहुत शरीफ आदमी हैं लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा शरीफ हैं, चेयरमैन को इतना शरीफ नहीं होना चाहिए, बाज़ औक़ात आपको सख्ती भी करनी पड़ती है। तो ये बड़ी वैसे रेलिवेंट बात भी थी। अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ा जोशीला ख़िताब किया एज़ यूजुअल और उन्होंने कहा कि जी बड़े मैसेजिंग उन्होंने की बिटवीन द लाइंस के जी आप सुन लें, हम सिर्फ अपने लीडर की वजह से आराम से बैठे हुए हैं, जैसे इमरान खान ने हमें इशारा किया तो फिर आप देखें कि हम कैसे आपकी ईंट से ईंट बजाते हैं वगैरह वगैरह। तो वो इस तरह की बड़के छड़कें जो पहले भी मारते हैं, उन्होंने खूब मारी वर्कर्स को ज़रा तगड़ा रखने के लिए, वो इस तरह की बातें करते होते हैं, तो वो उन्होंने की। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने अगेन वो बात की कि जी हमने पहले भी काफ़ी कुछ सहा है, पंजाब की लीडरशिप ने भी बड़ा कुछ सहा है, अगर किसी वजह से वो नहीं भी बाहर निकल पा रहे तो हमें उनको मिलना है, उनकी जो है उनके साथ इकट्ठे रहना है। उमर अयूब साहब ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की, उन्होंने कहा कि हमारे लीडर ने हमें ये सिखाया कि जो धरना है वो आखिरी ऑप्शन होता है, हम सब कुछ करेंगे, हम पार्लियामान में एहतजाज भी करेंगे, हम जल्द से जुलूस भी करेंगे, हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे, हम धरना भी करेंगे, हम अदालतों में भी केस लड़ेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन हमारे लीडर ने हमें बताया कि धरना आखिरी ऑप्शन होता है, तो हम वो पहली ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, अभी हम अपने बाकी ऑप्शंस देखेंगे। तो आज का जो ये इजलास था बुनियादी तौर पर मैंने तो इससे यही असेस किया है कि बेसिकली ये वर्कर्स को एक पैगाम देने के लिए और उनकी थोड़ी से जो आप कह लें कि उनका मोराल बढ़ाने के लिए दिया है कि ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल कोई ओहदों में खो गए हैं और हमें किसी बात का पता नहीं है, हम आपकी बातों को देख रहे हैं, आपकी बेचैनी को हम एड्रेस कर रहे हैं और इंशाल्लाह चीज़ें आगे तेज़ी से बढ़ेंगी। अब उसका कितना असर होता है और वाकई ये सिर्फ ज़ुबानी कलामी बातें थीं या वाकई वो ऐसा समझते हैं, आने वाले दिनों में हर चीज़ वाज़ेह होती चली जाएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।